उचित गले के साथ आज की कक्षा हम लोग कर सकते हैं। स्वागत है पुनः आप सभी लोगों का। हम लोगों ने इकाई 6 यानी जो आपके योगा नेट जेआरएफ का सबसे कठिनतम हिस्सा एक तरीके से आर्ट्स के या ह्यूमैनिटीज के छात्रों को लगता है, वो है एनाटॉमी का। तो हम लोग आज एनाटॉमी के इस प्रमुख हिस्से को बहुत बहुत शालीनता के साथ कुल 20, 22, 25 कक्षाओं में कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस सेक्शन के इस पूरे यूनिट के 2-3 हिस्से हैं। एक हिस्सा मनोवैज्ञानिक है और दूसरा हिस्सा जो है वो डाइट से भी संबंधित है। डाइट से कुल 20, 25, 30, 40 महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। बनने को तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन जो रेडीमेड प्रश्न होता है वो 30-40 बन जाए तो पर्याप्त मानिए आप अपने लिए। अब इन 30-40 प्रश्नों में कौन कौन सा प्रश्न आपके काम का है, किन किन चीजों को आपको जानना बहुत जरूरी है, वो आपका इम्पोर्टेंट कार्य है। मैं इस सेक्शन की शुरुआत करूं, मेरे पास अपना भी नोट्स है और इस सेक्शन को मैं आपको पढ़ाऊं, आपका नोट्स बनवाऊं। लेकिन उससे पहले मैं आज आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट कार्य देना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट होमवर्क। तो आप लोग सबसे पहले आज अपना एक होमवर्क लिख लीजिए कि क्या क्या आप सभी लोगों को करना है। एक एक व्यक्ति यदि चाहे तो एक एक विषय पे कार्य कर सकता है। यदि आप चाहें तो थोड़ा बहुत तकरीबन 500 शब्दों में कुछ ज्यादा कार्य कर सकते हैं। अब लिख लीजिए कौन कौन सा रोग आपको टच करना है, और जिस भी श्रेणी में चाहे आप उस श्रेणी में नोट्स जरूर बनाइएगा। और यदि आप ये नोट्स बना लेंगे तो आप एक बहुत बड़ा कार्य ये कर लेंगे कि आपके नेट के सिलेबस में 8वीं यूनिट है थेरेपेटिक योगा। तो जब आप रोगों के विषय में थोड़ा बहुत जब जानते रहेंगे तो मुझे बड़ा आनंद आएगा आप सभी को पढ़ाने के लिए। ठीक है, रोग के विषय में। नहीं तो अभी सर्वाइकल कैंसर से आज एक अभिनेत्री की मृत्यु हुई है, तो आधे लोग यही नहीं जानने होंगे कि सर्वाइकल कैंसर कहाँ होता है। ठीक है, कोई है इसमें योद्धा जो ये बता सके कि सर्विक्स में, वजाइना के ऊपर। हाँ, और सर सर्विक्स में जो यूट्रस और वजाइना को कनेक्ट करता है। अच्छा, कोई और भी है जो इस विषय में ये मानता हो कि सर्वाइकल कैंसर स्पाइन के ऊपरी हिस्से गले के पीछे वाले हड्डी में होता है? कोई ऐसा योद्धा था? हाथ उठाइए जरा, ईमानदारी से बताना कि सर्वाइकल का नाम सुन के क्या याद आया था, है ना? सर योग का स्टूडेंट तो नहीं बोलेगा, बट आउटसाइड में जो लोग सुन रहे थे कि सर्वाइकल सर्वाइकल हो गया तो वो सोचे स्पाइन से रिलेटेड कैंसर। हाँ, और गजब की बात यह है कि कल ही निर्मला सीतारमण जी ने, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस विषय पे चर्चा की कि हम लोग एक वैक्सीन लेके आएंगे और इस वैक्सीन के द्वारा सर्विक्स के कैंसर्स को हम लोग स्टॉप किया जाएगा, रोका जाएगा। परंतु दुर्भाग्य देखिए कि कल उन्होंने कहा और अभी वैक्सीन लाए उसके पहले ही एक प्रसिद्ध केस आपके सामने आ गया। 1 मिनट जरा मुझे दीजिए। जी, तो आज हम लोग गर्म पानी रख उन उन कुछ रोगों का नाम मैं चाहता हूं कि आप लोग लिख लीजिए और उन रोगों को आप उसके विषय में थोड़ा बहुत कार्य कीजिए जितना हो सके। थेरेपी मैं आपको बता दूंगा कि उसकी थेरेपी करते कैसे हैं। 2 अप्रोच है थेरेपी, योगा थेरेपी को इम्प्लेंट करने का, उसकी इम्प्लांटेशन के लिए। पहला ये है ट्रेडिशनल अप्रोच कि जैसे कपालभाति में, बीपी में कपालभाति नहीं करते, लंबे होने के लिए ताड़ासन करते हैं, आंखों की रोशनी के लिए त्राटक करते हैं। ये सब ट्रेडिशनल अप्रोच है। और एक अप्रोच जो है वो है, दूसरे लेवल पे जाता है, एडवांस थेरेपी जिसे हम लोग बोलते हैं आजकल कि आफ्टर एक्सपीरियंस हम लोग क्या, हम लोगों ने सीखा, क्या जाना, क्या बुझा, तो उस विषय में हम लोग अपनी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो लिखना शुरू कीजिए कुछ रोगों के नाम। रोग संख्या 1, सबसे पहला है एलर्जी। नंबर 1, एलर्जी। ठीक है, दूसरा है साइनोसाइटिस।
साइनोसाइटिस, दूसरा है ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस तीसरा रोग था। एक और इसी का अलग वर्जन है, ब्रोंकियल अस्थमा इसे बोला जाता है, ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा। इसके अलावा है हाइपरटेंशन और एंजाइना पेन, एंजाइना पेन। तीसरा है कार्डियक अस्थमा, कार्डियक अस्थमा, कार्डियक अस्थमा। इसके बाद है अगला डायबिटीज मेलिटियस, डायबिटीज मेलिटियस। इसके बाद हाइपर एवं हाइपोथायराइडिज्म, हाइपर एवं हाइपोथायराइडिज्म। इसके बाद है मेनापोज, मेनापोज। इसके बाद है, इसके बाद है प्रीनेटल एंड पोस्ट नेटल कंप्लायंसेस या कंप्लेंसेस या दिक्कतें या परेशानियां, कंप्लायंसेस इत्यादि। इसके बाद है बड़ा कॉमन है गैस्ट्रिक, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक। इसके बाद है बड़ा खूबसूरत रोग है पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर। अभी संचित ने मुझे एक रिपोर्ट भेजा था, उस विषय पे चर्चा किया जाएगा संचित, ठीक है। और बड़े आराम से ठीक हो सकता है, और कुछ नहीं, सिर्फ क्षारीय भोजन। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप इस योग्य बने कि उन रोगों को जो इतने मतलब बेसिक रोग है इनको आप ठीक कर सकें, ठीक है। आगे लिखिए कॉन्स्टिपेशन, डायरिया और आईबीएस, ये तीनों एक ही सेगमेंट के रोग माने जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया एवं आईबीएस। आईबीएस का मतलब है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसके बाद इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के अलावा कोलाइटिस एवं पाइल्स, ठीक है, कोलाइटिस एवं पाइल्स। अगला है बैक पेन, बड़ा ही गंदा रोग। खूबसूरत और गंदा रोग मैं क्यों कह रहा हूं, इसके विषय में कारण है। खूबसूरत इसलिए कहता हूं क्योंकि देखने में बड़ा प्यारा लगता है, और बुरा इसलिए क्योंकि उसे फील कर पाना हम लोग चाहे जितने भी योग्य हो, अभी भी बहुत बड़ी ऑडियंस तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। और बैक पेन लगभग हर व्यक्ति को है, ठीक है, इसलिए ये गंदा रोग कहा जा सकता है। क्या लिखा, बैक पेन लिखा। आगे लिखिए आईवीडीपी, आईवीडीपी नाम सुना है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स, आईवीडीपी बड़ा जेन्युइन रोग है। लिखिए इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स। क्या हुआ गोपाल जी, मुस्कुराने की वजह? अरे ये एग्जाम में आया था क्वेश्चन, अच्छा, इसलिए सोचने याद का है। समय ले गया। आईवीडीपी अ- आता था, फिर भी सोचने पे बहुत मजबूर कर दिया। अच्छा, हम्म, कोई बात नहीं, समझ रहा था कि क्या है ये। कोई नहीं, आईवीडीपी। इसके बाद अगला लिखिए लंबर स्पॉन्डिलाइटिस,
स्पॉन्डिलोलाइसिस। ठीक है, अगला लिखिए। अर्थराइटिस। अर्थराइटिस। ठीक, अगला लिखिए माइग्रेन और एपिलेप्सी। 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 आगे लिखिए। अगला है एनएक्साइटी। एनएक्साइटी या एनएक्साइटी। फिर विभिन्न प्रकार की फोबिया एवं डिप्रेशन। फोबिया एवं डिप्रेशन। ठीक है, इन रोगों। ये दोनों एपिलेप्सी के बाद थे। हाँ एपिलेप्सी के बाद थे ये दोनों। हाँ, एपिलेप्सी के बाद से एनजाइटी डिसऑर्डर, फोबिया, डिप्रेशन, इन सब का प्रयोग, इन सब का। अब ईमानदारी का परिचय देते हुए सिर्फ कीजिएगा ये कि हर रोग को हेडिंग में लाइएगा और सिर्फ 10-10 लाइन लिखिएगा, 10-10 बिंदु लिखिएगा, 10 पॉइंट्स। ठीक है, सारे रोगों के बारे में। जब आप 10 पॉइंट्स लिख लेंगे तो आप इन रोगों को थोड़ा बहुत समझने लग जाएंगे। और जब आप रोग समझने लग जाएंगे, एनाटॉमी हम लोगों ने थोड़ा डिस्कस कर लिया है, बची हुई बातें कि इस पे थेरेपी कैसे अप्लाई की जा सकती है। चलो, अपने चुनाव का कोई एक रोग ले लो, कोई भी एक रोग आप बताओ, किस रोग पे आप चर्चा करेंगे। गोपाल से ही शुरू करते। गोपाल, कोई एक रोग लो बेहतरी वाला। आईबीएस। आईबीएस। चलिए, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होने के क्या क्या कारण है? क्या क्या कारण है? किसी के विषय, कोई इस विषय में चर्चा कर, मतलब जानता है थोड़ा बहुत? कुछ भी आप। स्ट्रेस। गोपाल को छोड़ के आपने तो मान लीजिए प्रश्न पूछ दिए, बताइए आईबीएस के विषय में क्या समझते हैं, कोई भी बताए। सर बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा में गैस बन जाना। चलिए, एक बात है, कोई और? सर ड्यू टू एंजाइटी बॉवेल डिसकंटिन्यू, कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी लूज मोशन होता है। हम्म, इमोशनल बेस पर ये डिपेंड करता है कि वो डिस्टर्ब कितना है मानसिक रीति। और फिर और कोई? एक साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। अच्छा, ठीक है, चलिए। अच्छा, ये डिजीज है कि डिसऑर्डर है? पहले तो ये जानना बड़ा जरूरी है। एक डिसऑर्डर। डिसऑर्डर। डिसऑर्डर है सर। डिसऑर्डर है। एब्डोमेन डिसऑर्डर कह सकते हैं। चलिए, ठीक बात है। देखिए, 2-3 शब्द आते हैं इसमें। इरिटेबल, इरिटेशन शब्द को आप समझिए। अगर आप इरिटेशन शब्द EIRR, जैसे हम लोगों में सफिक्स एवं पफिक्स लगता है ना, वैसे अंग्रेजी भाषा में कई बार ऐसा देखा गया है कि उसमें सफिक्स, पफिक्स एवं मध्य में भी कुछ शब्द कुछ विशेष प्रकार की विधाओं का निर्वहन करते हैं, कुछ विशेष प्रकार की बातों का वर्णन करते हैं। आईबीएस में जो आई आता है या ये इस तरीके का शब्दावली है, कहीं ना कहीं ये इरिटेटिव डिसऑर्डर्स को, माने कुछ ऐसा चल रहा है। बाउल का मतलब सामान्यतः जो आपका पेट का पूरा हिस्सा है, जिसमें न केवल स्टमक आ रहा है, अभी तो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन तक सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। लेकिन एक जो सबसे यूनिक चीज इसके विषय में है, वो है आपके दिमाग का सारा कंट्रोल। ये क्या है? एक फंक्शनल बाउल डिसऑर्डर, इसे मोटे तौर पे हम लोग समझते हैं। ठीक है, और अगर आप आईबीएस यानी आईबीएस को सॉल्व करने के लिए जाते हैं, तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है आपके योगा थेरेपी की, वो सिर्फ ये कहती है कि आप सामान्य पेट के आसनों को करके इसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो ऑन ग्राउंड हम लोगों ने देखा है,
ऑन ग्राउंड हमने जो अनुभव किया है वो ये है कि जैसे ही आप पेट के ऊपर प्रभाव डालना शुरू करेंगे, इसका सारा का सारा इम्पैक्ट डबल हो जाना है। कई बार तो ऐसा होता है कि यदि बड़ी आंत की पुच्छ, आंत्रपुच्छ को क्या बोलते हैं, एक डिजीज होती है, आंत्रपुच्छ को क्या बोला जाता है, एक रोग होता है, हिंट है, अपेंडिसाइटिस। अपेंडिक्स, आंत्रपुच्छ। कई बार ऐसा होता है कि आंत्रपुच्छ जो है, जिसे अपेंडिक्स बोलते हैं, उसमें अपवृद्धि होने के कारण वो ब्रस्ट हो जाती है। ब्रस्ट होने का मतलब फट जाती है। संभावनाएं यहां तक होती हैं कि जहां तक आपके पास कैपेसिटी है, आपका आईबीएस जो है, आईबीएस जो रोग है, वो न केवल पेट अपितु समस्त रक्त परिसंचरण तंत्र और साथ में समस्त अस्थि तंत्र, उसके मिनरल्स पे, सब पे बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, आपके शरीर में जो मिनरल्स और विटामिन्स हैं, इन सब का उपयोग बड़ा जरूरी है। अब जैसे कुछ ऐसा समझो, आप किसी व्यक्ति को बहुत कमजोरी हो रही है, उसके पास ऐसा तो है नहीं कि एकाएक सारा का सारा ग्लूकोज ही समाप्त हो गया, सारा का सारा वाटर ही समाप्त हो गया, शरीर से सारी चीजें गायब ही हो गई। ऐसा तो है नहीं। एकाएक वो कार्य, मतलब वो फंक्शनल क्यों नहीं हो पा रहा है? सारी कोशिका ऊर्जा विहीन तो हो नहीं सकती है। एकाएक वो फंक्शनल क्यों नहीं हो रहा है? आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कक्षा जब वो कर रहे होते हैं तो विद्यालय जाते हैं, तो जैसे ही प्रार्थना शुरू होती है, प्रार्थना शुरू होने के साथ में ही वो बच्चा बेहोश होकर गिर जाता है। ये सिस्टम आया क्यों? आखिर ऊर्जा जो शरीर में थी, एकाएक वो इतनी कमजोर कैसे हो गई कि व्यक्ति गिर गया? जब हम आईबिस सरीखे रोगों को डील कर रहे होते हैं, तो हमें न केवल पेट अपितु समस्त मिनरल्स के ऊपर कार्य करना होता है। समस्त शारीरिक गतिविधा में, यानी जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी मिनरल्स का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, उन सारी चीजों पे आपको एक बार नजर डालनी ही होती है। गर्म पानी पीता रहूं मैं। हाँ। अब एक चीज बताओ, जिंक ऑक्साइड या JZN, एक चलो वो छोड़ो, जेड को हटाओ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया जाए, ठीक है, तो क्या बनेगा? बहुत सिंपल सवाल। हाइड्रोजन पेरोक्साइड। वाटर। पानी बनने की संभावना ज्यादा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दिया जाए तो इस बात की ज्यादा संभावना है कि H2 और O हो जाएगा, तो पानी बन जाएगा, ठीक है। और उसी समय यदि NaCl यानी कि नमक, मान लीजिए नमक मिला दिया जाए उस पानी में, तब क्या बनेगा? भाई हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, क्लोराइड है, तो हो सकता है कि NaCl तो रहेगा। हाइड्रोजन जो है वो अलग हो जाए और वो क्लोरीन के साथ मिले और HCl एक नया बन के आ जाए, HCl बनेगा। HCl बन के आ जाए। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ, तो HCl एक तरफ बन के आ गया और दूसरे तरफ, ऐसे थोड़ी होता है। अरे सुनो तो, पहले मैं बता रहा हूँ, उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है, एग्जाम्पल के तौर पे मान रहे हैं हम लोग। उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो खूब होगा, होगा कैसे नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि यदि हाइड्रोजन माने H2O है आपके पास और NaCl है, ठीक है, और उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन को हमने वहां से सेग्रीगेट करा और क्लोरीन के साथ, मतलब वो NaCl के किसी भी के साथ तो क्रिया करेगा करेगा, तो जाहिर सी बात है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरीन जो भी बने, चाहे वो डाईएथिल बने, डाईमेथिल बने, किसी भी फॉर्मूले में वो बन के आ जाए। दो चीजें अलग हुई ना, हुई कि नहीं हुई? अब बाकी की दो चीजें आपस में मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? माने सोडियम मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, या ऐसा ही कोई भी उदाहरण मैं कहता हूं कि केमिकल के दो केमिकल्स को, कंपोनेंट को आप मिला लो, तो जाहिर सी बात है कि दो केमिकल कंपोनेंट मिलके दो नए केमिकल कंपोनेंट का जन्म करा सकते हैं। गॉट इट? है कि नहीं? अब शरीर में कितने केमिकल कंपोनेंट है, यहीं से आज का विषय शुरू हो जाएगा आईबीएस के साथ में, ठीक है, आईबीएस के साथ में शरीर में कितने इंपॉर्टेंट केमिकल कंपोनेंट है, कौन बताएगा? लिख लीजिए, वन बाय वन करके लिखते भी जाइए साथ में। सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट और आपके शरीर के लिए बड़ा महत्वपूर्ण वो है कैल्शियम। नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम।
द्वितीय स्तर पे फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, थोड़ा सल्फर भी, हिंदी में इसे गंधक बोला जाता है, हिंदी में इसे गंधक बोला जाता है। इसके बाद फिर पोटेशियम, पोटेशियम यानी कि इसका फॉर्मूला होता है के, इसे के लिखते हैं। उसके बाद है क्लोरीन, Cl। इसके बाद है सोडियम, Na। और फिर मैग्नीशियम, अगला है मैग्नीशियम, और थोड़ी बहुत मात्रा में आयोडीन भी। ठीक है, तात्पर्य क्या हुआ, ये वो एलिमेंट्स हैं, ये वो रासायनिक पदार्थ हैं जो आपके पाचन तंत्र के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी के साथ ही हम लोगों की अगली यूनिट भी शुरू होती है, जिसे हम लोग डाइट के नाम से जानते हैं। आपके 6वें अध्याय में ही, 6ठे पार्ट में, हिस्से में ही आगे का हिस्सा कंटिन्यू होगा। ठीक है। अब जहाँ पे जाहिर सी बात है सोडियम उपस्थित है और उसे क्लोरीन मिले, तो वो सोडियम क्लोराइड कैसे ना बनाए, बनाएगा नहीं बनाएगा भाई। वो डबल पॉजिटिव आयन, ये डबल नेगेटिव आयन, तो वो नए एलिमेंट्स को बड़े आराम से फॉर्म करेगा ही करेगा। बस अंतर क्या है, अब जैसे आपके इंसुलिन में एक प्रश्न आया, इंसुलिन में जिंक की मात्रा है। अब जिंक है तो जिंक ऑक्सीजन के साथ मिलेगी तो जिंक ऑक्साइड बनेगा, बनेगा, लेकिन परिस्थितियां उसकी अनुकूल और प्रतिकूल हो सकती हैं। कुछ परिस्थितियों में वो बनेगा, कुछ परिस्थितियों में वो नहीं बनेगा। आपका लाइपेज है, आपके मुंह में है, स्लाइवा है, पूरा लार है, टालुइन है पूरा आपके चेहरे में, मतलब मुंह में जो भी लिक्विड है। इसके अलावा पेट के अंदर जाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इंसुलिन है, सब का सब केमिकल है, और ट्राइग्लिसराइड्स है। ये सारे हैवी कंपोनेंट्स है, हैवी केमिकल्स। परंतु ये सब आ कहाँ से रहे हैं, आ रहे हैं आपके खाद्य पदार्थ से, उसी के निगमन के थ्रू ये बनाया जा रहा है। चलो एक और प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, जनरल सा प्रश्न है। क्या होगा यदि आप हाइड्रोजन और क्लोरीन से संबंधित चीजें खाना बंद कर दें? हाइड्रोजन और क्लोरीन आप 1 वर्ष तक ना लें। बताइए कौन बताएगा, क्या आपके पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा कि नहीं बनेगा? बताइए, सोचो, कॉमन सेंस लगाओ। बनेगा सर, वो परसेंटेज कम रहेगा। चलो ठीक है। सर म्यूकस की लेयर कमजोर हो जाएगी। म्यूकस की लेयर कमजोर हो जाएगी, और कोई, और कोई बोलो, कुछ उल्टा सीधा कुछ तो बोलो। देखो ये डाइट वाला हिस्सा जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक समझ ही नहीं पाओ। ठीक है, सर पीएच कम हो जाएगा ना उससे। म्यूकस सर म्यूकस की लेयर कमजोर होने से जो पेप्सिन, सर मैं श्योर नहीं हूँ, पीएच वाला पेप्सिन पीएच वाला कौन है? एक मिनट रुकिए, पीएच कौन बोला अभी? किसी ने बोला तो ठीक ही था, लेकिन अरे बोलो, सामने तो आओ। उत्तर सही दिया है भाई, पीएच वाला जिसका उत्तर था, जो भी हाँ, है। पीएच में उसका पीएच कम हो जाएगा ना। पीएच कम हो जाएगा, तो पीएच कम होना। चलो अब आज बड़ी इंटरेस्टिंग कक्षा होने वाली है। पीएच यदि कम हो जाए, पीएच का क्या रोल है? अच्छा, उसे पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? चलो सिंपल बेसिक बेसिक सवाल। गूगल मत करना, बस ईमानदारी से उत्तर देना, आए तो ठीक है, ना आए तो कोई बात नहीं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएच? सर ये थोड़ा सा जो है क्या, ये मतलब हाइड्रोजन रिलेटेड था कि उसका वो बताते हैं थोड़ा, इसकी पोटेंसी ऐसा कुछ था, वो बताते पोटेंसी बताते हाइड्रोजन की। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन की पोटेंसी से क्या लेना देना? पोटेंशियल बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म में होता है पोटेंशियल्स ऑफ हाइड्रोजन। सामान्य शब्दों में आप कह सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन हाइड्रोजन की पावर से शरीर का क्या?
कहीं भोजन क्षारीय है, कहीं भोजन अम्लीय है, कहीं भोजन फिर क्षारीय है, फिर अम्लीय है। ये बार बार परिवर्तन क्यों झेल रहा है? एक ही चीज में चलने देते सिंपल। मुंह में खाया क्षारी, पेट में गया अम्लीय, इंटेस्टाइन में गया क्षारी, बाहर निकला अम्लीय, ऐसे थोड़ी। मतलब ये क्रम किस तरीके का क्रम है? आखिर ये क्यों बार बार इतना परिवर्तित हो रहा है? सिंपल सवाल है। शानदार चाय बना दिया आज मेरे घर वालों तो ने। शायद ये जो जो कई तरह के जो फॉरेन जो होते हैं, उनसे लड़ने के लिए ऐसा करते हैं, केमिकल चेंजेस, और ताकि बॉडी एक्सेप्ट कर पाए उसके जो हमने लिया है उसको भी एक्सेप्ट कर पाए, शायद उसको अपना कंज्यूमेबल बनाने के लिए ऐसा करते हैं। चलो ठीक है, और कोई? कुछ कुछ देखो, मैं ये नहीं कहता कि सही उत्तर दो, उल्टा सीधा कुछ तो बोलो। बोलोगे तब सीख जाओगे। हाँ, शरीर में कुछ ऐसे मतलब रस रहते हैं जो क्षारीय रहते हैं और अम्लीय रहते हैं, इसके कारण वो चेंज हो जाता है। कौन चेंज हो जाता है? चेंज कौन हुआ? पीएचपी एचपी, हॉर्स ये पावर, ये पीएच, पीएच, पीएच। ठीक है पिंकी जी, सर हमारे प्रयास जरूरी है। हमारे शरीर में जो ब्लड होता है वो 80% तो क्षारीय होता है और 20% अम्लीय होता है। तो वो गड़बड़ी हो जाएगी तो मतलब अम्लता बढ़ जाएगी, इसलिए अम्लता से, ये बताओ, अम्लता से दुश्मनी क्यों है? पीएच अम्लता शरीर से में प्रेम क्यों है? अभी आपको क्षारीय भोजन दे दिया की गया, मात्रा में होता है वो। पर एसिड काटता है। नहीं काटेगा तो पचेगा कैसे? सर एक्चुअल में 20% एसिडिक होना चाहिए और 80% क्षारीय होना चाहिए, यानी कि मतलब हम देखें तो अभी का जो शरीर खान में पान है रक्त वो की सब मात्रा एसिडिक रक्त ही की है मात्रा में सर। कुछ होता है अंदर। कुछ तो होता है, हाँ, ये बात तो सही कह रही हैं आप। ब्लड का वो पीएच तो टेस्ट शायद में आया था इसलिए ना एक बार। ये होता है क्योंकि वो म्यूकस का लेयर डैमेज ना हो, इसलिए। उसमें रक्त की मात्रा सर में कुछ होता है, कुछ चेक जब करते हैं। एसिड ज्यादा बॉडी में, सर जब एसिड ज्यादा बढ़ेगा बॉडी में तो वो एसिड क्रिएट करेगा, तो जिससे पेप्सिन नाम का एक एंजाइम बनता है। तो मुझे पता नहीं है मैं सही बोल रही हूँ नहीं। हाँ ठीक है। जो म्यूकस का लेयर कमजोर होगा तो जो पेप्सिन नाम का एंजाइम है वो म्यूकस की लेयर को भी खाने लग जाएगा। शायद सर। ठीक ठीक ठीक, और कोई? सर हमारी बॉडी में ऑलरेडी जो एसिड है वो पर्याप्त मात्रा में रहता है, लाइक मतलब अधिक रहता है, क्षार से अधिक रहता है। चलो, एसिड कहाँ कहाँ रहता है यही बताओ। सर स्टमक में रहता है। स्टमक में? स्टमक में मतलब कौन से वाले स्टमक में? ड्यूडेनम वाले में, ज्यूजेनम वाले में, इलियम वाले में, सीकम वाले में? अभी स्टमक तो कई सारा पढ़ लिया ना हम लोगों ने, पहले स्टमक स्टमक। के ऊपर अपर पार्ट पे सर, जहाँ पे कार्डियक स्पेंसर के जस्ट एक सेल उसी में। हाँ, मतलब फंडस के आसपास में कह रही हैं आप, है ना? नहीं सर, ये तो वहाँ पाइलोरिक स्फिंक्टर से पहले रहता है, नीचे ही रहता हाँ, है। नीचे रहता है, फंडस में रहता है। ठीक है, उन्होंने आसपास बता दिया, उतना स्वीकार कर लिया। ठीक है, और बाकी सर अ, ये जो डीएनए का जो नेचर है वो भी एसिडिक है, लाइसोसोम है वो भी एसिडिक है, वो हर सेल में फिर एसिडिक है वैसे तो। अच्छा, और जो स्टमक का एरिया है जिसमें जो सेल्स होते हैं वो उसमें लाइसोसोम ज्यादा होते हैं, यही इतना ही तो, और क्या। अच्छा, लाइसोसोम कहाँ जाते होता है? स्टमक के एरिया में? नहीं सर, स्टमक के जो सेल्स होते हैं, वो जो लाइसोसोम उनकी होता है। उसमें लाइसोसोम की जैसे कार्डियक जो हमारे हार्ट में वहां पे जो जितने सेल्स होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की वो ज्यादा होती है हाँ। यूसेज। हम्म। इसी वजह ऐसे ही जो जो अलग अलग बॉडी पार्ट है जहाँ पे जिन सेल की जरूरत है उस हिसाब से, जैसे एसिडिक जो है स्टमक का एरिया है, वहां पे जो सेल्स होंगे उसमें लाइसोसोम की जो क्रिया होगी, मात्राएं होंगी वो ज्यादा होगी, ऐसा। अब फिर एक नया प्रश्न आएगा। नया प्रश्न ये वापस ये बन के आएगा कि वो ये किसी जो कह रहा था ना, आयरन की मात्रा ज्ञात करते हैं हम उसमें, जब उसने मुझे वहां डॉक्टर ने बताया था एम्स में। किसे डांट रही हैं आप? नहीं, किसी को नहीं। लगा डांट रही है किसी को जोर से। नहीं 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 सर। ठीक है, ठीक है। ये बताओ, ये कौन तय करता है, ये कहाँ से तय होता है, या शरीर का कौन सा सिस्टम ये तय करता है कि इतनी ही मात्रा में एसिड होगा?
या इतनी ही मात्रा, या लाइसोसोम इतना ज्यादा जन्म लेगा। पेट की कोशिकाएं जैसा आप कह रहे हैं कि पेट की कोशिकाओं में लाइसोसोम ज्यादा होगा और बाकी कोशिकाओं में लाइसोसोम कम होगा। कहाँ की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा हो जाएगा फिर? ये कैसे तय हुआ? तो ये तो सर नेचुरल है, मतलब फिर वही प्राकृतिकवाद का इतिहास में सिद्धांत चलता है, आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्राकृतिकवाद। जहां भी आदर्शवादिता लागू हो, जैसे महात्मा गांधी कहा करते थे आदर्शवादी हूं, तो वो अपने आदर्शवाद सिद्धांत का उन्नयन करते थे। लेकिन जैसे ही कोई चीज का उत्तर नहीं आया तो बोल दिया ये तो प्राकृतिकवाद है जी, प्रकृति ने ही ऐसा कर रखा है तो व्हाट आई कैन डू। तो प्रकृतिवाद का मतलब ये होता है कि चीजों को धूमिल करना, प्रकृति पे, या तो पूरी तरह छोड़ ही दो कि मेरे को क्या लेना देना, एसिड हो बेस हो, आने तो जो भी आ रहा है, जीवन चलना चाहिए, या इसको कैंसिल कर दो, है ना। चलिए जरा पहले लिखिए, एक एक बात लिखिए, ऐसी एसिडिक या एसिड कम हो जाने पे क्या क्या होता है, या एसिड से लिखिए, लिखिए हेडिंग डालिए छोटा सा एसिड। थोड़ा अब हम लोग विषय से लेकिन विषयांतर हो रहे हैं, 1 घंटे के बजाय 2 घंटे चर्चा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आज, ठीक है, भागना मत बीच में से, ठीक है। चलो हेडिंग डालिए एसिड, लिखिए एसिड। एसिड एक मॉलिक्यूलर आयन या मॉलिक्यूलर संरचना है, आणविक संरचना है, जिसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा सामान्य से ज्यादा पाई जाती है। हाइड्रोजन आयन की सामान्य मात्रा ज्यादा पाई जाती है। आधुनिक परिभाषाओं के अनुसार, आधुनिक परिभाषाओं के अनुसार एसिड समस्त रासायनिक प्रक्रियाओं में भाग लेता है, या उसमें समस्त रासायनिक प्रक्रियाएं हो सकती हैं। शरीर में विभिन्न प्रकार के एसिड्स पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के एसिड पाए जाते हैं। अतिशय मात्रा में एसिडिक भोजन करने से, अतिशय मात्रा में एसिडिक भोजन करने से विभिन्न प्रकार का शारीरिक प्रभाव देखा जा सकता है। 1 2 3 4 करके लिखिए, विभिन्न प्रकार का शारीरिक प्रभाव देखा जा सकता है। सबसे प्रथम प्रभाव न्यूरोलॉजिकल ही होता है, न्यूरोलॉजिकल होता है। इसमें बड़े रोग जैसे अल्जाइमर, पार्किंसन, सॉरी सर क्या हो गया? अल्जाइमर, पार्किंसन, सोचने की क्षमता में कमी, एनालिसिस पावर में कमी, इत्यादि होती हैं। एसिडिक प्लेक होने से, यानी एसिड के ज्यादा एकत्रित होने से, हार्ट अटैक, बॉडी स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक लिख सकते हैं, हार्ट स्ट्रोक, हृदय संबंधित रोग, हृदय का वजन कम होना सामान्यतः, यानी कि हृदय उतना डेवलप ही ना कर पाए,
रक्त के रफ्तार में तीव्रता या कमी, अधिकतम मात्रा में तीव्र ही होता है ब्लड। ठीक है। इसके अलावा लंग्स के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव, लंग्स के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव जिसमें अतिशय मात्रा में म्यूकस स्राव, अतिशय मात्रा में म्यूकस का स्राव, छाती में दर्द, साइनस से संबंधित इशू, साइनस से संबंधित इशू, बॉडी फटीग यानी कि शरीर की थकान, शरीर की थकान इत्यादि रहती है। एसिड के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग, एसिड के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग लिवर माना जाता है, लिवर माना जाता है, लिवर माना जाता है। अगली लाइन महत्वपूर्ण लिखिए, यदि लीवर का मेटाबॉलिज्म, लीवर का मेटाबॉलिज्म उचित रूप से कार्य न करे और शरीर के विभिन्न एसिड को बाहर या सिक्रीट ने एक्सक्रीशन में हेल्प ना करे या बाहर ना निकाले, तो शरीर का लिवर सबसे पहले प्रभावी होता है, यानी उसी के द्वारा उसी के ऊपर प्रभाव। लिवर सबसे जरूरी अंग माना जाता है एसिड के संदर्भ में। यूरिक एसिड, यूरिया, ये सब कहीं ना कहीं उन्हीं प्रभाव के अनुरूप में निकलती है। हालांकि किडनी को भी महत्वपूर्ण माना जाता है, किडनी का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ना, लेकिन जो इसे कंट्रोल करने की जिसके पास क्षमता है, जो इसको, इसके अप्रोच को देख सकता है, हाँ, जो इसके अप्रोच को अपने मतलब अपने मेटाबॉलिज्म से जस्टिफाई करता है, वो लिवर है। इसके इतर लिखिए, आगे लिखिए, एसिड का प्रभाव अस्थियों के ऊपर, पेट के ऊपर, अस्थियों के ऊपर, पेट के ऊपर, इंटेस्टाइन्स के ऊपर और स्किन के ऊपर देखा जा सकता है। ठीक है। एसिडोसिस होने में, ये रोग है, एसिडोसिस होने में जब एसिड की मात्रा प्रभावी हो, एसिडोसिस होने में क्रॉनिक कफ, क्रॉनिक कफ, म्यूकस, म्यूकस, नर्व्स इशू, नर्व्स इशू इत्यादि इत्यादि होना, इत्यादि प्रभावित हो जाता है। आगे लिखिए, शरीर में, शरीर में वोलेटाइल एसिड नंबर 1, वोलेटाइल एसिड, फिक्स एसिड नंबर 2, फिक्स्ड एसिड नंबर 2 और ऑर्गेनिक एसिड नंबर 3, ये जरूरी है। ठीक है। ये 3 प्रकार के महत्वपूर्ण एसिड्स मानव शरीर में उपस्थित होते हैं। ठीक, आगे लिखिए, वोलेटाइल एसिड कार्बन डाइऑक्साइड के से, कार्बन डाइऑक्साइड से और नॉन वोलेटाइल एसिड्स
प्रोटीन के पाचन से उत्पन्न होता है या प्रोटीन के उपापचय से उत्पन्न होता है। आगे लिखिए। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड एवरेज तौर पे फैट और अन्य वसायुक्त खाद्य पदार्थों के सर एवरेज तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड, फैट, वसा जिसे बोलते हैं, एवं अन्य वसायुक्त पदार्थों के मेटाबॉलिज्म के साथ में एसिड उत्पादन में, वोलेटाइल एसिड उत्पादन में सहायक होता है। ठीक है, आगे लिखिए। उदाहरण स्वरूप में एक केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, छोटा सा बिल्कुल। कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के साथ ही करा दो। ठीक है, अभी कह रहा था ना कि ऐसे कैसे हो जाएगा, गोपाल पूछ रहा था कैसे हो जाएगा, तो अभी कार्बन डाइऑक्साइड को करा दो पानी के साथ। लिखो कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 प्लस H2O। ठीक है, अब इसमें एक H2CO3, ये आपका वोलेटाइल एसिड हो गया, H2CO3। आगे लिखिएगा। इसको उत्क्रमणीय क्रिया बोला जाता है हिंदी में, और अंग्रेजी भाषा में इसे क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में तो हमने केमिस्ट्री पढ़ी ही नहीं है ना। हिंदी में पढ़ी केमिस्ट्री। अंग्रेजी उत्क्रमणीयता को बोलते हैं, बड़ा अच्छा शब्द है, मेरे ध्यान में नहीं आता। उत्क्रमणीयता का मतलब है कि इससे वो बन जाएगा, उससे वापस ये बन जाएगा, उस क्रिया को कुछ बोलते हैं, है ना, उत्क्रमणीयता हो सर वाइस वर्सा। नहीं, वाइस वर्सा नहीं, उसके लिए शब्द है बड़ा प्यारा। रिवर्सिबल। ना 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 रिवर्सिबल। ना 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 रेडॉक्स रिएक्शन। नहीं भाई, एक उसका नाम होता है, उत्क्रमणीयता शब्द का नाम होता है। एक्सोथर्मिक। नहीं, एक्सोथर्मिक तो ऊष्मा से संबंधित है। मैं बता दूंगा उत्क्रमणीयता का शब्द। उत्क्रमणीयता मतलब ये हो गया कि वापस जो रूप में था वो उसी रूप में वापस आ जाएगा, जैसे ही ऊर्जा या हीट कम हुई और जब बढ़ी तो वो वापस दूसरे रूप में चला जाएगा। जैसे मोमबत्ती है ना, वो उत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमणीयता का मतलब ये है कि जैसे ही गर्मी हुई तो पानी बन गई, और वापस जैसे ही टेम्परेचर कम हो वापस मोमबत्ती बन जाती है ना वो मोम, वो उत्क्रमणीयता उसे बोलते हैं। हिंदी में उत्क्रमणीयता है, अंग्रेजी में उसका बड़ा शानदार शब्द है। तो ये जो H2CO3 बन के आया, इसे बोलते हैं क्या? वोलेटाइल एसिड। ये फिर से रूप परिवर्तन करेगा। आगे लिखिए। रिवर्सिबल रिएक्शन ही दिखा रहा है सर। हाँ दिखा रहा होगा, लेकिन मेरी किताब मुझे नहीं याद आ रही है। किताब में एक बड़ा शानदार शब्द दिया हुआ था, यूपी बोर्ड की पुस्तक में दिया हुआ रहता है, मैं बताऊंगा आपको कभी देख के उसका क्या नाम है, उस शब्द उसे क्या बोलते हैं। ठीक है, आगे लिखिए। H2CO3 को आगे फिर बढ़ाओ, फिर लिखिए। अब यहां बनेगा हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन प्लस HCO3 निगेटिव में। ठीक है, आगे लिखिए। सामान्य स्वरूप में जितने भी वोलेटाइल एसिड होते हैं वो लंग्स से ही बाहर भेज दिए जाते हैं, लंग्स से गैसीय स्वरूप में बाहर भेज दिए जाते हैं। ठीक है, नॉन वोलेटाइल एसिड में हाँ ये देखो, ये शब्द किसने लिख के भेजा? इक्विलिब्रियम, मेगा ने लिख के भेजा। इक्विलिब्रियम ये शब्द होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है साम्य अवस्था, लेकिन ठीक है, लेकिन उत्क्रमणीयता इसी के स्वरूप में पढ़ी जाती है। उस अध्याय का नाम था इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था, लेकिन अभी भी उत्क्रमणीयता का उचित शब्द ये नहीं है। आगे लिखते हैं। क्या लिखना था? वोलेटाइल का नॉन वोलेटाइल। लेकिन नॉन वोलेटाइल एसिड कार्बोहाइड्रेट के इनकम्प्लीट मेटाबॉलिज्म से या कम पचने के कारण, इनकम्प्लीट मेटाबॉलिज्म से, प्रोटीन के इनकम्प्लीट पाचन से के फलस्वरूप उत्पन्न होता है।
और ये वापस मल द्वारा बाहर भेज दिया जाता है, मल द्वारा बाहर भेज दिया जाता है। आगे लिखिए। कुछ फिक्स्ड एसिड भी होते हैं, कुछ फिक्स्ड एसिड भी होते हैं, कुछ फिक्स्ड एसिड भी होते हैं जो विभिन्न डाइट सोर्सेस के द्वारा, विभिन्न खाद्य सोर्सेस के द्वारा शरीर तक पहुंच बनाता है, शरीर तक पहुंचता है। आगे लिखिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, रिवर्सिबल रिएक्शंस, हाँ ठीक है, काम चला देगा। नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, जो ताकतवर एसिड माना जाता है, वहीं पे हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन युक्त एसिड जैसे फॉर्मिक एसिड, जैसे एसिटिक हो गया इत्यादि, कमजोर एसिड माने जाते हैं। ठीक है, जैसे कमजोर एसिड माना जाता है। आगे लिखिए। शरीर में एसिड के टूटने या ब्रेकडाउन होने की क्रियाविधि पानी पे डिपेंड करती है, पानी पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब पेन डाउन कीजिए तो मैं कुछ बातें बताता हूं। कुछ बात तो क्लियर हो गई कि एसिड बनने बनाने में सबसे बड़ा योगदान हाइड्रोजन का है। ठीक है, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है क्या? उत्क्रमणीयता, लेटेंट हीट। यार इतना बड़ा शब्द नहीं है, लेटेंट हीट नहीं बोलते उसे तो। लेटेंट हीट का मतलब होता है गुप्त ऊष्मा, है ना, वो तो अलग शब्द है। गुप्त ऊष्मा जो होती है, गलन की गुप्त ऊष्मा, वो तो एक अलग शब्द हो गया लेटेंट हीट। वो बताऊंगा मैं, वो मेरी पुस्तक में है, मैं देखूंगा। 11वीं केमिस्ट्री थी मेरी 12वीं क्लास में, तो उसमें हमारी किताब जो है, अभी पता नहीं कैसी आती है मुझे नहीं पता, सन 2008-9 में इतनी मोटी केमिस्ट्री की बुक आती थी, और 2 किताबें होती थी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों, और उन दोनों में इतने बेहतरीन बेहतरीन रिएक्शंस होते थे। अब तो बिल्कुल मजाक कर दिया है सीबीएसई ने और यूपी बोर्ड ने, तो खैर अभी भी यूपी बोर्ड तो थोड़ा टफ है, लेकिन सीबीएसई तो बिल्कुल हल्का है। ठीक है, तो हाइड्रोजन मेन सोर्स हुआ। खाने से आपका ज्यादा एसिड बनने की संभावना है। लिवर उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है। एसिड का कार्य होता है ब्रेक डाउन करना, चीजों को तोड़ना, उसको सिंप्लीफाइड करना और वापस शरीर से बाहर निकल जाना। बाहर निकालने में सबसे महत्वपूर्ण अंग आपका अगेन लिवर रोल प्ले करता है। लंग्स से जल्दी चीजें बाहर जाती हैं, जो भी हैवी एसिड्स है वो लंग्स से भी, वोलेटाइल एसिड्स है वो शरीर से बाहर जाता है। कुछ एसिड ऐसा है जो हमेशा आपके शरीर में बना ही रहता है। अब इन्हीं एसिड्स की मात्रा जब अतिशय मात्रा में निकलने लग जाए, उस दौरान उस समय आपको एसिडिक होने का, या डकारें आनी शुरू होती हैं, खट्टी डकारें आनी शुरू होती हैं, और फिर आप ये सोचते हैं कि ये एसिड ज्यादा हुआ, और उस समय फिर आप बेस यानी कि क्षार युक्त पदार्थ लेना शुरू करते हैं, और ये क्षारीयता फिर आपके एसिडिक को यानी हाइड्रोजन की कैपेसिटी को वापस लो डाउन करती है, स्लो डाउन करती है, और आप सामान्य जीवन जीते हैं। लेकिन इन सब में जो आज का सब्जेक्ट है, जो आज का टॉपिक भी, वो क्या है, आपके मिनरल्स का। ठीक है, तो ये मिनरल्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे एक राम जी जब लंका में जाके सीता माता को वापस लेके आ रहे हैं तो कैपेबल बहुत है, उनके पास कैपेसिटी बहुत है, लेकिन बिना गिलहरी के योगदान के भी वो नहीं जाना चाहते हैं। समझ रहे हैं आप? हाइड्रोजन और बाकी इनके आयनों के पास कैपेसिटी बहुत है, लेकिन ये सारे के सारे, सल्फेट हो गया, मैग्नीज हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, ये सब क्या है, ये सब राम जी की सेना है, बंदरों की सेना, जिनकी अपनी उपस्थिति होती है, और ये सब अपना अपना रोल प्ले करते हैं आपके शरीर के लिए।
तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम या कैल्शियम इन बॉडी, कैल्शियम इन बॉडी। ठीक है, अब आगे लिखिए 1 2 3 4 करके लिखते जाइएगा। सबसे पहला है ये कि ये अस्थियों को और दांत को स्ट्रांग रखता है, अस्थि एवं दांत को स्ट्रांग रखता है। दूसरा कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल है कि ये नर्व्स में जो आपकी वाहिकाएं हैं, जिसे तंत्रिका तंत्र बोला जाता है, तंत्रिका तंत्र में संदेश संप्रेषण में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। थोड़ा और इसको मैं अगर क्लेरिफाई करूं तो न्यूरॉन्स आप समझिए, उसका जो डेंड्रॉन वाला पूरा हिस्सा है वो कैल्शियम ओरिएंटेड होता है, यानी कैल्शियम उसका बड़ा अच्छा वाहक माना जाता है। आगे लिखिए मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम का अपना योगदान है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम का अपना योगदान है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम का योगदान है। ब्लड सर्कुलेशन में कैल्शियम बहुत प्रभावी रोल प्ले करता है। पूरे शरीर का सिर्फ 1.5 से 2% हमारे शरीर में होता है, पूरे शरीर का वजन जितना है उसका 1.5 से 2% तक कैल्शियम हमारे शरीर में उपलब्ध होता है। आगे लिखिए ये हार्मोन्स के निकलने के गुण को प्रेरित करता है, हार्मोन्स के निकलने के गुण को, हार्मोन्स कैसे निकले या किस विधा से निकले वो उसके लिए इंपॉर्टेंट रोल है। आगे लिखिए ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड होल्ड कराने में, रोकने में भी इसका बड़ा योगदान है। जब ब्लड शरीर जो है, हालांकि अन्य विटामिन के वगैरह का तो ज्यादा है लेकिन इसका भी योगदान होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट वही जहां से आज की शुरुआत हम लोगों ने की थी कि एसिड बेस बैलेंस बनाने में भी इसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। एसिड बेस बैलेंस बनाने में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। अभिषेक शर्मा जी म्यूट कर दीजिए, इसीलिए मैं अनम्यूट नहीं करता हूँ, है ना। ठीक है, एसिड बेस बैलेंस बनाने में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। आगे लिखिए कुछ खाद्य पदार्थ जिसमें कैल्शियम की मात्रा बेहतरीन पाई जाती है, यानी कि कैल्शियम रिच फूड्स। नंबर 1 पे सबसे बेहतरीन जो है वो काली वाली तिल मानी जाती है। कैल्शियम में हालांकि दूध वगैरह तो जरूरी है, चूना बहुत जरूरी माना जाता है। सरसों के दाने के बराबर यदि चूने का सेवन दूध में डाल के किया जाए तो वो वापस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, दूसरा है संतरा ऑरेंज, तीसरा है चिया सीड्स, इसके बाद है आलमंड्स यानी कि बादाम, दूध, कच्ची पालक, ब्रोकली इत्यादि इत्यादि। अब आगे लिखिए दूसरा वाला है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म होता है पी, नाम से इसे हम लोग लिखते हैं। फॉस्फोरस का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ये आपके जेनेटिक मटेरियल फॉर्मेशन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जो लोग जीनोम्स नहीं पढ़ते हैं या जीनोमोलॉजी जिसे बोला जाता है वो नहीं अध्ययन करते हैं, वो इस विषय में उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। परंतु जिनका थोड़ा भी सूक्ष्म अध्ययन जीनोम्स से है, डीएनए, आरएनए, एमआरएनए, आरएनए, तो वो इस बात को समझते हैं कि फास्फोरस का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है जीनोम्स में। ठीक है, क्या योगदान है वो मेरे समझ से बाहर का विषय है, मैं जीनोमोलॉजी का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं जानता हूँ उस हिसाब से फास्फोरस का योगदान है। आगे लिखिए कोशिकाओं के मेम्ब्रेन बनाने में भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है।
कोशिकाओं का मेम्ब्रेन बनाने में, सेल मेम्ब्रेन फॉर्म करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। वापस तीसरा वाला वही कार्य जहां से आज का विषय शुरू हुआ था, एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान प्ले करता है। चौथा है नर्वस सिस्टम को स्पॉन्टेनियस रिस्पांस के लिए तैयार करता है। मिल्क में चूना डालकर व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रही है प्रीति जी। पीने से दूध फटता नहीं है क्या? नहीं फटता है भाई, दूध नहीं फटता है। व्हाट्सएप पे मैसेज कर रही है कि दूध फटता है कि नहीं फटता। अरे यहाँ चैट बॉक्स में लिख लो, है ना। तो नहीं फटता है। सरसों के दाने के बराबर अगर चूना डाल दिया जाए तो नहीं फटेगा दूध, और फट भी जाए तो पेट में जाके फट जाए, है ना। पेट तक तो नहीं फटेगा। तुरंत डालिए और उसको फिर पेट में भेज दीजिए। आगे लिखिए। फास्फोरस का एक हड्डियों के ऊपर भी बड़ा महत्वपूर्ण काम है। लास्ट लाइन तो भूल गया, है ना। लास्ट लाइन में आपको बता रहा था कि ब्रेन के ऊपर स्पॉन्टेनियस रिस्पांस के लिए जाना जाता है। फास्फोरस का योगदान है स्पॉन्टेनियस रिस्पांस के लिए। ठीक है, और इसका है अगला है क्या, हड्डियों के लिए और दांतों के लिए। ठीक है, अब आगे लिखिए। शरीर में सल्फर का भी योगदान है, गंधक का, बहुत कम मात्रा में लेकिन गंधक, सल्फर। ठीक है, क्या काम है? पहला काम लिखिए, ये जितनी भी मेलानिन से संबंधित चीजें हैं, स्किन हो गया, नाखून हो गया, ठीक है, ऐसे चीजों को ठीक रखने में सहायक है। कनेक्टिव टिश्यू की कनेक्टिविटी बनाए रखने में इसका बड़ा योगदान है सल्फर का। हेल्दी इन्फ्लामेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लामेशन, हेल्दी इन्फ्लामेशन। ठीक है, बस ठीक। उसके बाद इसका प्रभाव लिवर के ऊपर भी पड़ता है, सकारात्मक। लिवर के लिए भी बहुत जरूरी है। एंजाइम्स बनाने में भी, एंजाइम्स निर्माण में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, कैल्शियम, फास्फोरस, गंधक, और अब अगला लिखिए पोटेशियम। पोटेशियम, पोटेशियम का बेहतरीन कार्य क्या है? मेटाबॉलिज्म बनाए रखना। बिना पोटेशियम के मेटाबॉलिज्म की कल्पना ठीक वैसे ही मानिए जैसे विवाहित महिला बिना सिंदूर के। ठीक है, मतलब ये बिल्कुल ऐसा उदाहरण है जो विवाहित महिला यदि बिना सिंदूर के घूम रही हो तो वैसे ही शरीर मानिए। पोटेशियम यदि नहीं है तो कोई मतलब नहीं है मेटाबॉलिज्म का। मेटाबॉलिज्म कार्य करेगा लेकिन ऐसा रोते गाते काम करेगा कि क्या ही कहा जाए। एक कार्य है। दूसरा है ब्लड शुगर को मेंटेन रखने में बड़ा जरूरी है ये। ब्लड शुगर मेंटेन रखने में बहुत जरूरी है। और किडनी के अंदर स्टोन ना होवे ये भी ये तय कराता है। लेकिन ज्यादा पोटेशियम ले लिया तो खुद ही बन जाती है। ठीक है, किडनी स्टोन ना होवे ये भी ये तय कराता है। विदेशी फल एवोकाडो, भारतीय फल केला और संतरा और दूध, ये सब पोटेशियम के बेहतरीन सोर्स माने जाते हैं। अब अगला है सोडियम। सोडियम, सोडियम पहला ही कार्य इसका है एसिड बेस बैलेंस। ए बी बी, एसिड बेस बैलेंस।
पहला ही कार्य। दूसरा इसका बड़ा शानदार कार्य है आयन बैलेंस करना। आयंस का मतलब होता है बहुत सारी पदार्थ जो है वो आपके अंदर निगेटिव होते हैं, जैसे स्वयं क्लोरीन है। तो यदि क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा हो गई और वो गैसीय स्वरूप में बाहर नहीं जा रही है, या हाँ मान के चलो HCl में ही क्लोरीन ज़्यादा दिख रही है, या HCl का फॉर्मेशन तो एक टेंडेटिव होता है, सामान्य होता है, परंतु यदि क्लोरीन की मात्रा शरीर में कहीं भी बढ़ रही है तो उस कंडीशन में सोडियम जो है वो क्लोरीन से क्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है और फिर वह धीरे धीरे अपने हिसाब से बॉडी में यूटिलाइज हो जाती है। तो ये सोडियम की कमी जिस भी योग प्रशिक्षक के अंदर या छात्र के अंदर होता है, उसका बेहतरीन तरीका है पहचानने का। कोई बता सकता है क्या तरीका हो सकता है सोडियम की कमी को कैसे पहचाना जाए? बताओ। कम स्वेटिंग निकलना। और सर वो गले में हो जाता है ना, वो गोइटर। वो तो बहुत दूर पहुंच गए, तुरंत वाले को बताओ। तुरंत किसे? हड्डियों में दर्द। वो तो पसीना पसीना। पसीना भी एक सर लो बीपी। सर फ्लेक्सिबिलिटी में कमी। नहीं नाखूनों में लाइनिंग। नहीं होता ये सब है जो आप बोले हो, सब होता है, लेकिन ये सब दूरगामी प्रभाव है। तुरंत तुरंत प्रभाव कैसे पता चलेगा, है ना? बीपी लो। बीपी लो तो तुरंत बढ़ा दिया जाएगा, ये जोर से एक बार वीकनेस। है। मेरी क्लास में किसी वीकनेस। का बीपी लो नहीं होता था जब मैं प्रैक्टिकल कराता था ग्रुप में। तो वीकनेस वही बीपी लो का ही बड़ा भाई है, वीकनेस, है ना? वीकनेस का मतलब बीपी लो ही। क्रैम्प आना शुरू हो जाता है सोडियम की कमी से। क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं, बहुत तीव्र क्रैम्प आते हैं। शारीरिक अवस्थाएं जो है वो किसी भी, जैसे आपने सर्वांगासन ही लगा दिया, हलासन ही लगा लिया, उतने में क्रैम्प आ जाएगा, एडवांस तो छोड़ ही दीजिए। तो ये सर सोडियम, ऐसे क्यों बोलते हैं कि पानी की कमी से है ना क्रैम्प्स आते हैं? पता नहीं सर क्यों बोलते जकड़न हैं। जैसे हो जाता है, मतलब शरीर जकड़ जाता है, जैसे पकड़ जिसको। जकड़ना नहीं, क्रैम्प जो ये सोडियम वाला क्रैम्प होगा, ऐसा लगेगा कि जैसे किसी ने शरीर मोड़ के छोड़ दिया, वो वापस आने की कोशिश तो कर रहा है, हुक्स लॉ तो लगा रहा है। हुक्स लॉ जानते हो क्या है? इलास्टिसिटी थियरी। वो कोशिश कर रहा है कि इलास्टिक बनाए वापस। वो इलास्टिसिटी का सिद्धांत ये कहता है कि किसी चीज को दबा के छोड़ दिए, धीरे धीरे वो उसी स्वरूप में आ जाएगा। जैसे टेनिस बॉल होती है, आप उसे दबा दीजिए तो वापस धीरे धीरे। इसी में एक सिद्धांत आता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग मॉड्यूलस थियरी। यंग मॉड्यूलस थियरी भी इसी पे निर्भर करती है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जेड। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि मसल्स को अगर आप दबा के छोड़ दीजिए, जैसे मानो मेरी मसल्स को यहाँ दबा के छोड़ दिया तो ये वापस आ गई ना, बहुत तेजी से वापस आ गई। तो ये यंग मॉड्यूलस थियरी फॉलो कर रही है, इसका मतलब ऐसा ही सिद्धांत होता है। परंतु क्रैम्प वाले थियरी में जैसे ही आपने आसन को लगाया और शरीर को कहीं से मोड़ दिया, तो वो वापस आते आते में बेतहाशा पीड़ा दे जाएगा। ठीक है, और इसी पीड़ा के इसका कारण क्या है? इसका कारण है आपके अंदर सोडियम की कमी होना। ठीक है। अच्छा लिखिए, सोडियम की कमी से वाटर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। जो लोग कह रहे हैं ना कि पानी के कारण से लॉस ऑफ वाटर, ये प्रिवेंट करता है पानी को कम होने से, शरीर में पानी की कमी को रोकता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सेस मात्रा में है, जैसे फूंक के निकाल नहीं रहे हो आप, उसे निकाल देता है ये। ठीक है, यानी ऑक्सीजन से जल्दी जल्दी नहीं फेंक रहे हो आप, उसे निकालता है। पानी की कमी को रोकता है। हैं? पानी की कमी, यदि शरीर में पानी जैसे जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है तो उसको रोकता है, उसको शॉर्ट करता है धीरे। इसके अलावा ये क्या करता है? स्किन को बेहतरीन बनाता है, स्किन को बेहतर बनाता है। ठीक है, अब अगला है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, ठीक है, लिखिए कार्य संख्या है। सर इसे 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 बैलेंस करने के लिए क्या क्या खाना खाद्य पदार्थ है, चाहिए सर? बताऊंगा, हाँ बताऊंगा। इनमें नमक वगैरह में बड़े आराम से। सोडियम का सोर्स क्या पूछना, सोडियम के तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, जितने भी खाद्य पदार्थों में जहाँ पे नमकीन आपको भोजन दिखे, उस सब का सब जो है वो इसका सोर्सेज है। लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं आप। लिखिए,
सोडियम के प्रमुख सोर्सेस, ठीक है, भोज्य पदार्थों में। नंबर 1 सोर्स जो है वो दूध ही है, बीट रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, अंडे है, गाजर भी बहुत बढ़िया है, गाजर है, ठीक है, चीज वगैरह में भी थोड़ा बहुत मिल ही जाता है। अब आगे लिखिए अगला, मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम के चक्कर में कैल्शियम रेगुलेट होता है। नंबर 1, कैल्शियम रेगुलेशन के लिए मैग्नीशियम बड़ा जरूरी है। माने कैल्शियम ढंग से आपके शरीर में आए जाए, ये मैग्नीशियम तय कराता है। ये दूसरा इसका प्रमुख कार्य है, ये आपके बाउल को, यानी कि आपके पूरे जो नीचे वाला स्टमक के पार जितना भी डाइजेस्टिव ट्रैक है इंटेस्टाइन का, उसे क्लियर रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यही आपका अंतिम बिंदु भी है आज का, यानी कि आईबीएस को ठीक करने के लिए यदि आप मैग्नीशियम सरीखे सोर्स ऐसे खाद्य पदार्थों का उपयोग करें तो आईबीएस बड़े आराम से ठीक हो सकता है। मैग्नीशियम, इस लाइन को अंडरलाइन रखिएगा कि ये क्या करता है, अनएब्जॉर्ब्ड जो मैग्नीशियम होता है, जो मैग्नीशियम एब्जॉर्ब नहीं हुई, शरीर में यूटिलाइज नहीं हुई, वो क्या कर जाती है, वो लैक्सेटिव इफेक्ट क्रिएट करती है। लैक्सेटिव इफेक्ट इसे बोला जाता है, और यही बाउल सिंड्रोम का कारण बनता है। महत्वपूर्ण 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 कारण। बाकी इरिटेशन, टेंशन, डिप्रेशन, अवसाद, ये सब तो सेकेंडरी है ही है, लेकिन जो सबसे शानदार लैक्सेटिव इफेक्ट इसे बोलते हैं, उसके लिए जरूरी है ये आपका खाद्य पदार्थों में मैग्नीशियम। एमजी नाम से इसे हम लोग जानते हैं। आगे लिखिए, मैग्नीशियम हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन रेट को भी तय कराता है, यानी हृदय कितना पंपिंग करने के लिए कितना सिकुड़ेगा, ट्राइकास्पिड और डाइकास्पिड वॉल्व्स कितना सिकुड़ेंगे, कितना फूलेंगे, उसके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और तकरीबन 300 प्रकार के एनर्जी प्रोडक्शन रिएक्शंस में ये भाग लेता है। शरीर के अंदर करीब करीब 300 प्रकार के चेन रिएक्शंस में या एनर्जी रिएक्शंस में मैग्नीशियम सीधे तौर पे भाग लेता है। ये सब ब्लड में पाया जाता है। कोई बता सकता है ब्लड में कहाँ पाया जाता है? जिनका भी मैंने नाम है सब पाया जाता है। कोई बता सकता है ब्लड में ये कहाँ पाया जाता है? अरे बताओ। प्लाज्मा में। हाँ, प्लाज्मा में। सारी आड़ी तिरछी चीजें प्लाज्मा में भेज दिया करो, ठीक है। हर चीज 90% है तो कुछ ना कुछ तो लेके रखेगा। प्लाज्मा के अंदर बहुत सारी चीजें, सारी यूरिया, यूरिक एसिड सब प्लाज्मा का हिस्सा है। गैसेस जितनी भी है रक्त के अंदर वो सब प्लाज्मा का हिस्सा है। जितने भी ये मिनरल्स हैं ये सब प्लाज्मा का हिस्सा है, ठीक है। नहीं तो ये बाकी लाल रक्त कणिका में, श्वेत रक्त कणिका में हो तो ये उसे ही प्रभावित कर दे, ठीक है। तो ये है आज का टॉपिक, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से शुरू हुआ और वापस हम लोग वहीं तक पहुंच गए मैग्नीशियम के सहारे। ये आपके यूनिट संख्या 7 का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा हम लोगों ने शुरू कर दिया है। कल हम लोग विटामिन्स को कंप्लीट करके अपने नियत समयांतराल 4 तारीख से पूर्व ही 2 यूनिट को समाप्त कर लेंगे। और यदि आप लोगों ने, सभी लोगों ने आज और कल मिला के इन रोगों के विषय में लिख लिया और एक एक रोग पे प्रतिदिन चर्चा हो गई 10-10 मिनट, तो मुझे लगता है कि योगा थेरेपी और यानी कि यूनिट संख्या 7 और यूनिट संख्या 10 ये दोनों हम लोग एक साथ कंप्लीट कर जाएंगे। यूनिट संख्या 9 जो है वो सिर्फ क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ योगा है ना, कि योगा एजुकेशन में होता तो कैसा होता, टीचिंग मेथोडोलॉजी में योगा कैसा होना चाहिए, कैसे योगा का क्लासरूम कैसा होना चाहिए, इवैल्यूएशन कैसा होना चाहिए। तो ये कुल मेरे 1 घंटे का लेक्चर है। एक एक बिंदु पे अगर मैं आप सभी से 1 घंटा बात करूंगा तो यूनिट 9 समाप्त हो जाएगा। यानी कि आपके अब हाथ में है कि आप 4 यूनिट एक ही बार में समाप्त कर दें। मैं आपको कुल 10 फरवरी तक का समय दे सकता हूँ। 10 फरवरी से पहले यूनिट 6 हम लोग कंप्लीट कर लेंगे,
यूनिट 6 माने कंप्लीट हो ही गई आपकी जो एनाटॉमी वाला जो हिस्सा है। यूनिट 7 जो आती है, जिसे हम लोग योगा एंड हेल्थ के तौर पे जानते हैं, जिसे आपकी कलम लिखेगी और हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे आज IBS को चर्चा किया, ऐसे आगे अन्य चर्चाएं करके सारे रोगों का जिनको मैंने बताया वो आपको बता दिया। एक सिद्धांत आता है यूनिट 7 में, वो है डाइट से संबंधित, कि व्हाट इज योगिक डाइट, त्रिगुण क्या होता है, कैसा जो है हेल्थ केयर कैसे रह सकते हैं, आदि व्याधि आलस्य का सिद्धांत क्या है। ये सब 1 घंटे के लेक्चर में कवर हो जाएगा जितना भी है। और ऐसा कुछ नहीं है कि ये पूछा जा सकता है बहुत डीप में। क्या डीप में पूछते हैं वो यूनिट 5 के पीछे वाले, ठीक है, वही आपको परेशान करेगा। ठीक, तो अब आप चाहे तो अपनी पूरी ताकत लगा लीजिए। 10 तारीख तक हम लोग यदि 5 यूनिट फिनिश कर देते हैं तो हमारे पास इतना समय बचेगा कि हम लोग एक बार पढ़ के आके दोहरा भी सकते हैं सारी चीज़ों को। और कुछ नहीं तो करीब करीब 2000-5000 सवाल भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चंस भी। मॉक टेस्ट कम से कम कोशिश कीजिए कि आप कुछ नहीं तो 15-20 मॉक टेस्ट आप लोग दे लें। हर रविवार को हम लोग 9 बजे मॉक टेस्ट रखते हैं। कुछ नंबर ना आए कोई फर्क नहीं है, आप नंबर के लिए परीक्षा मत दो, कुछ सीखने के लिए परीक्षा दो। जितने प्रश्न आपको आते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं आता है उसका अभ्यास कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है इस संसार में जो पूरा हो सके, हर चीज हमेशा अधूरी रहती है। राजा राम मोहन राय ने अपनी जब संस्था बनाई थी तो उन्होंने एक बात बहुत बढ़िया कही थी। आप लोग ब्रह्म समाज को जानते होंगे कि उन्होंने ब्रह्म समाज बनाया था, लेकिन ब्रह्म समाज बनाने से पहले राजा राम मोहन राय ने एक बड़ा अच्छा सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था कोई भी पुस्तक बिना मतलब वो इतनी परफेक्ट नहीं हो सकती कि उसमें 0 एरर हो। तो ऐसा ही मनुष्यों के ऊपर भी लागू होता है। नारायण गुरु एक व्यक्ति थे, हमारा हॉस्टल था, हमारे हॉस्टल का भी नाम नारायण गुरु था। नारायण गुरु एक बड़े शानदार गुरु हुए हैं दक्षिण भारत में। तो उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति चाहे तो ईश्वर के शरण में जाके परफेक्ट हो सकता है, लेकिन उनके एक शिष्य हुए, वो ये बोले कि ना तो कोई ईश्वर होता है, ना कोई किताब होती है, ना कोई परफेक्शन नाम की चीज होती। यानी कि आप कुछ भी कर लीजिए तो परफेक्ट नहीं हो सकते। गलतियां मनुष्य का स्वरूप है, गुण है। जिस दिन आप गलती करना छोड़ देंगे आप भगवान बन जाएंगे, लेकिन जिस दिन आप गलती करके और उसे स्वीकार करने लगेंगे आप उस दिन हैवान बन जाएंगे। इन्हीं दोनों के बीच का जो पार्ट है उसी का नाम जीवन है। कोशिश कीजिए कि गलतियां करें तो गलतियों को स्वीकार लें कि मेरे से गलती हो गई है, अगली बार नहीं करेंगे। चाहे तो जीवन भर कसम खाते रहो, लेकिन खाते रहो। गलती आपके सामने होती रहनी चाहिए, आप उसको स्वीकार ना कर लें, अरे हो तो गया कोई बात। और ये स्वीकार्यता तो नहीं होनी चाहिए कि अरे ये तो गलती ही नहीं है, ये काम तो बिल्कुल सही काम है। इस काम में ऐसा कोई काम नहीं है कि जो आपके जानने में गलत तरीके से हो रहा हो और आप उसे सही स्वीकार कर लें। पर्सपेक्टिव हमेशा अलग अलग होता है। जैसे आज हमारी सोसाइटी में दो तबका आपस में लड़ रहा था। कैसे लड़ रहा था? क्या है ना कि हम लोग दार्शनिक लोग, हमारा तो जीवन तुरंत शुरू हो जाता है कि ये यथार्थवादी है कि आदर्शवादी है, ये जिज्ञासावादी है कि करुणावादी है। एक समुदाय ऐसा था हमारे अपार्टमेंट में आज, जो ठंड के कारण कुत्तों को, जो डॉग्स हैं स्ट्रीट डॉग्स, उनको पोषित करता है। अपने घर के सामने चादर बिछा देना और खाने के लिए दे देना, दूध उपलब्ध करा देना। लेकिन उसी समय एक वर्ग ऐसा था जो ये मान रहा था कि आज ये कुत्ता मेरे बच्चे को बहुत जोर से भौंका, हो सकता था कि ये काट भी देता। और फिर ये युद्ध चल निकला। दो समुदाय आपस में बिल्कुल भिड़ चुके थे। आधे लोग जो थे वो इधर कि नहीं नहीं, डॉग्स तो हमारे लिए बेटे से भी ज्यादा जरूरी है, और आधा वर्ग की है तो हमारे लिए भी जरूरी। लेकिन जब ये मानवता के ऊपर क्लेश का कारण बने तो हमें इसे हटा देना चाहिए, इसे भगा दो, सारे कुत्तों को यहाँ से भगा दो। और वो कह रहे हैं कि नई सोसाइटी के अंदर जो अथॉरिटी की डॉग वैन है वो प्रवेश नहीं करेगी किसी हालत में। और आपको पता है कि अथॉरिटी के भीतर माने अपार्टमेंट के भीतर अथॉरिटी का कोई लेना देना नहीं। अब बताइए उस समय मुझे क्या करना चाहिए था, किस पक्ष में वोट देना चाहिए था? मैं यथार्थवादी बनता तो मुझे यथार्थवाद के साथ जाना चाहिए कि मनुष्यता के ऊपर कष्ट का कारण है इसलिए कुत्तों को उठा के ले जाओ। लेकिन यदि मैं आदर्शवादी बनता तो मैं बोलता नहीं नहीं, कुत्ते ठंड का मौसम है, ये कहाँ रहेंगे बेचारे, इनको यहीं रहने दो। एक आध को काट लिया तो काट लिया, 14 इंजेक्शन लग जाएंगे, बाद में फिर ठीक हो जाएगा, वो तो बच ही जाएगा। लेकिन ये मर गए कुत्ते तो फिर कहाँ जाएंगे? तो ये आदर्शवादिता होगी। अब वो डिपेंड करता है। कुछ लोग
आदर्शवाद को अच्छा मानते हैं, कुछ लोग यथार्थवाद को अच्छा मानते हैं, और जो जिस वाद को मानता है उसके लिए वो मर मिटने के लिए तैयार है। राजनीति शास्त्र की पुस्तक में एक बड़े अच्छे राइटर आते हैं जो अपने जीवन की शुरुआत में, जब वो 22 वर्ष के थे, तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया, और अपने 55 साल की उम्र तक उस सिद्धांत को वो बताते रहे, उसी के प्रोफेसर रहे, और बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में उन्होंने उसका अध्यापन किया। लेकिन जैसे ही वो 55 वर्ष के हुए, उनको ये लगने लगा कि मैंने जो ये 20 साल से सिद्धांत दिया, ये नाहक गलत सिद्धांत है, और उन्होंने पूरा सिद्धांत ही बदल दिया। और बाकी 55 के बाद 85 साल की उम्र तक, जब तक वो जीवित रहे, अपने ही खिलाफ लिखा उन्होंने सारी चीजें। तो अब इसे दो तरीके से इसे देखा जाता है। एक वर्ग ये मानता है कि ये आदमी एक्स्ट्रा बुद्धिमान था, चाहे तो पॉजिटिविटी में चाहे तो निगेटिविटी में, दोनों कंडीशन में आपको पढ़ना इसी को है। ठीक है, यानी आप यथार्थवाद में भी इसे मानोगे और आदर्शवाद में भी। इसलिए मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि चीजें गलत होने दीजिए, लेकिन गलतियों को स्वीकारना सीखिए। बाकी अपना वाद डिसाइड करते रहिएगा। 10 तारीख तक हम लोग ये कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और कोई प्रश्न हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, नहीं तो आज की कक्षा सर आपने एक पॉइंट बताया था हेल्दी इन्फ्लेमेशन, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मतलब किस टाइप का हेल्दी इन्फ्लेमेशन? बहुत बढ़िया। कोई है और इसमें जो ये बता सकता है हेल्दी इन्फ्लेमेशन? चलो, किसी ने मार्क तो किया इस शब्द को, हेल्दी इन्फ्लेमेशन। सोचो, थोड़ा और जोर डालो, बड़ा आसान है। हेल्दी इन्फ्लेमेशन क्या क्या हो सकता है, कौन बताएगा? अच्छा, एनाटॉमी के बड़े कम लोग मैं देखता हूँ कि जिनको, जैसे गोपाल है, इसको थोड़ा इंटरेस्ट है, संचित है, इसको थोड़ा इंटरेस्ट है ना, राधा जी है, आशा है, ऋत्विका है। बताइए, कोई कोई इसमें प्रयास करो उल्टा सीधा कुछ। इन्फ्लेमेशन पहले कहाँ कहाँ होता है? इन्फ्लेमेशन हो जाए तो ये जितने भी आइटिस वाले रोग हैं, ये सारे के सारे इन्फ्लेमेशन के ही तो रोग हैं। तो नकारात्मक इन्फ्लेमेशन तो दुनिया भर का है, साइनोसाइटिस, अर्थराइटिस, मेनिंजाइटिस, फलाने डिकाने आइटिस, जितने भी आइटिस है, ये सारे इन्फ्लेमेशन है। लेकिन हेल्दी इन्फ्लेमेशन क्या है? जो नाक में होता है, आंख में होता है, पेट में होता है। हाँ, ठीक है, बताइए, कोई और बता सकता है? सर इजी क्योरेबल। इजी क्यूरेबल? और कोई? हेल्दी इन्फ्लेमेशन, मॉस्किटो बाइट। मॉस्किटो बाइट हेल्दी नहीं होता, मॉस्किटो नहीं, चींटी का बाइट हेल्दी माना जाता है। चींटी जब काटती है तो एक विशिष्ट प्रकार का एसिड शरीर में प्रवेश करता है, उसके फलस्वरूप कोशिकाएं जो है आपकी स्किन थोड़ा इन्फ्लेमेट करती है, उसे हेल्दी मानते हैं। कोई बता सकता है कि चींटी के काटने पे दही के अंदर सर जो लैक्टिक होता है, जो वो जो, ये क्या बता रही थी जो, वो ऐसे? अरे सर वो होता है ना, वो लैक्टिक दही के अंदर जो पाए जाते हैं, जो वो होते हैं, कीटाणु होते हैं वो लैक्टिक वाले, वो अच्छे होते हैं अपने बॉडी के लिए, से बोलते हैं ना कि जो दही में। देखो, ये नाम तो याद करो। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक हाँ एसिड। सर, लैक्टिक एसिड सर, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैक्टीरियस, अरे सुन तो लैक्टोबैक्टीरिया, हाँ जो भी सर, वो लैक्टो से है। लैक्टोबेसिलाई बोलते हैं उसे भाई। लैक्टिक एसिड। ये देखो, मेघा ने लिखा फॉर्मिक एसिड। चींटी ये काट, चीटी वाला। हाँ, चींटी काटती है तो फॉर्मिक एसिड शरीर के, ये सब एसिड है। अभी मैं एसिड ही पढ़ा रहा था, और यही आपको लिखना है, यही आपको जानना है कि किससे सिट्रिक एसिड क्या होता है, लैक्टिक एसिड क्या होता है। लैक्टोबेसिलाई तो जीवाणु, उसका तो बहुत उपयोग नहीं है उसका। हेल्दी इन्फ्लेमेशन अभी देखो, किसी ने मेरे को भेज दिया वो, ये भगवान, उसे इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। लिख के भेज रहे हैं सब। चलो, क्या नाम लूं तुम्हारा, बुद्धिमान प्राणी। लिख के भेजता है प्रेगनेंसी का इन्फ्लेमेशन। अरे वो इन्फ्लेमेशन नहीं है भाई। हाँ, तो चींटी काट रही है, ठीक है ना, तो चींटी काटने का इन्फ्लेमेशन जो है वो हेल्दी इन्फ्लेमेशन के तहत आता है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि आपके स्किन में इन्फ्लेमेशन होती है, हीट हीट के फलस्वरूप जो इन्फ्लेमेशन होती है, वो सब हेल्दी के तहत ही आता है। ठीक है, सामान्य रूप से हेल्दी इन्फ्लेमेशन आता है। क्या करो विजय जी? सर एक क्वेश्चन है, पूछिए। आउट ऑफ कोर्स है सर। एक अभी मैंने ये मतलब कि यूट्यूब इन पे देखा था, कीड़ा होता है वो चिपक जाता है स्किन पे,
तो जो पिंपल्स वगैरह होता है तो उसको मतलब कि साफ कर देता है, ऐसा कुछ थेरेपी वेरेपी चल रही है, मतलब कि ऐसा कुछ मैं बहुत लीचिंग। बार देखा है। हाँ वो। जोंक बोलते हैं उसे, जो जोंक। जो जोंक, ठीक है, लिचिंग पिचिंग कुछ ऐसा ही नाम है उसका। तो ठीक है, वो बेकार वैसे तो फिर एक ली मछली। बोलती है उसको, ली। हाँ वही लीचिंग थेरेपी, ली बोलते हैं उसे, जोंक बोलते हैं हिंदी में। तो वो क्या करती है कि वो खून चूसती है, तो खून चूस के वो जो भी नकारात्मक मतलब ब्लड सेल्स है उसको खा जाती है। ऐसी मछलियां भी आती हैं जो आपके पैरों में रखिए तो उसको खा जाती है ना, पैरों के में जो भी अनवांटेड स्किन है उसे खा जाती सर बट वो हेल्दी इन्फ्लेमेशन में नहीं आएगा, क्योंकि अगर वो लीच किसी एक थेरेपी कर रहा है और उस सेम लीच से दूसरे को थेरेपी करवा दी और किसी को है। नहीं नहीं, HIV हुआ। वही मैं कह रहा हूँ, लीच वो इन्फ्लेमेशन में तो अब बात ही नहीं है, वो तो जन आउट कुछ और ही पूछिए, इन्फ्लेमेशन से नहीं संबंधित है ये। देखिए लीचिंग थेरेपी जो है वही जोंकों के खाने पीने का जुगाड़ है ना। आप अपनी स्किन दे के उनको, उनके जीवन को भरण पोषण, यानी खुद आदमी जाके स्वच्छता से, स्वच्छंदता से खून चुसवाने के लिए जाता है और पैसे भी देता है कि ये लो हमारा खून चूसो और पैसे भी लो, है ना। तो ऐसा ही है खून। अब क्या ही कहूँ मैं, ऐसा ही है बस, उसे बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं माना जा सकता। ठीक है, इससे बढ़िया है कि आप ब्लड अपने नेचुरल प्रोसेस से साफ कीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। ब्लड की सफाई का मतलब भी बहुत सारी चीज़ें, अब हम लोग कभी चर्चा करने को देखो, मैं क्या ना, मैं सर टॉपिक से भाग के नहीं बात सर करता। सर हम्म, एक डिजीज है एसिड बनने वेरिकोज वेन। तो वो वेरिकोज वेन में से सब लीच थेरेपी से ही क्योर करते हैं मोस्टली। तो अगर इससे क्योर ना हो तो डाइट या योगा से क्या कैसे ट्रीट होगा, क्योंकि वेरिकोज वेन तो अलग ही चीज हो गई। नहीं होती ठीक, मैं सही बताऊँ, हाँ कुछ बोलो बोलो गोपाल, कुछ कह रहे एक्सक्यूज सर मी सर। वेरिकोज वेन वो लेग्स अप द वॉल करते हैं, उससे ठीक हो जाती है। हो? नहीं होती, किसी चीज़ से ठीक नहीं होती वेरिकोज वेन के। सर कितने सर केस। वेरिकोज वेन्स जो है वो स्प्लीन की वीकनेस की वजह से होता है, और स्प्लीन के एनर्जी को बढ़ा देने से वो ठीक हो जाता है। कई पेशेंट्स के ये हुए हैं थ्रू द एक्यूप्रेशर। हाँ, एक्यूप्रेशर में देखिए ऊर्जा बढ़ाना, तो फिर शब्द जो है वो प्रताड़ित है ना, प्रताड़ित शब्द हो गया सर ऊर्जा। स्प्लीन सर स्प्लीन मतलब ब्लड बैंक कहा जाता है, और पोषण ज्यादातर देखा जाता है कि ग्रेवयार्ड ग्रेवयार्ड। ग्रेव यार्ड। चलो ठीक है, बस क्या ही है, इस विषय पे ज्यादा चर्चा नहीं की जाए, 9:30 बजने को है, लेकिन मैं बताऊंगा इसमें भी कि क्या है। वास्तविकता तो ये है कि योग के हाथ पांव कुछ जगह पे तंग है। जैसे ये अब ये बढ़ गई, नसें ही बढ़ गई, अननेसेसरी आके एक दूसरे से मिलके और झगड़ा जड़ का निर्माण कर लिया। झगड़ा जड़ समझते हैं आप, एक रूट होती है जो मतलब आपस में बहुत गुच्छ बना लेना, और फिर उस गुच्छ का जब निर्माण हो जाता है, खास करके आपके काफ मसल्स में देखा जाता है, या पैरों में, थाइज में, लोअर लेग में, घुटने के पीछे, अब इसका इलाज योग से बड़ा लंबा समय लग जाए। अब मेरा एक क्लाइंट था बेचारा, उसने 1.5 साल तो किया ही, कोशिश किया ही, मतलब हमारे सेंटर का क्लाइंट था। कोशिश उसने बहुत की कि उसका ठीक हो जाए, लेकिन रिजल्ट बहुत सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मुझे नहीं मिला कभी अपने जीवन में। और बाकी सिद्धांतों पे मैं भरोसा नहीं करता, क्योंकि जो लोग सिद्धांत लिखते हैं वो खुद ही असैद्धांतिक लगते हैं मुझे। ठीक है, तो जब तक सिद्धांत लिखिए आप, और लिखने को कुछ भी लिखते रहिए तो नहीं होता है। हाँ ये जरूर सत्य बात है कि अभी तक योग का उतना प्रभाव देखने को नहीं मिला, और भारत इस इन चीजों में थोड़ा सा अभी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो हो सकता है आगे है, लेकिन दो ही चार प्रोफेसर हैं जो इस विषय में, जैसे आनंद बाला योगी सर हैं, उसके बाद HR नागेंद्र हैं, ये लोग जो हैं थोड़े बहुत योग्य हैं, परंतु इनके पास अभी समय ही नहीं है कि इसके लिए भी कुछ काम करें, है ना। ये लोग अब राजनीतिक दिशा में आगे बढ़ निकले हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसका रिजल्ट बाहर नहीं आ पाता है कि कैसे इसे ठीक किया जाए। और बाकी जो लोग काम कर रहे हैं वो काम ही करते रह जाते हैं बेचारे, बाहर ही नहीं आता कुछ। वो सिर्फ ये करते जाते से जाते कि 100 लोगों को पकड़ लेते हैं, दो चार आसन कराए और उस पर लिख के, जितने भी रिसर्च पेपर पढ़ो किस रोग पे, वो सब के सब एक ही काम किए जा रहा है। अस्पताल से 20 लोगों को पकड़ लिया, उनको 4 आसन कराए और लिख दिया कि हमने 50 लोगों को पकड़ा, उनको ये आसन कराया, और उनका बाल, उनमें से 25% लोगों का बाल उग गया, लिहाजा
ये माना जा सकता है कि शीर्षासन बाल उगाने के लिए बहुत जरूरी आसन है। जय हिंद जय भारत। ठीक है। इम्पैक्ट फैक्टर 6, पब्लिश्ड इंटरनेशनल जर्नल, ISBN नंबर प्राप्त, 470 रुपए का पेमेंट कर दीजिए, कहानी खत्म, रिसर्च कंप्लीट। ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं। विदेशों में ऐसा नहीं है। विकिपीडिया खोल के देखो, एक भी भारतीय का नाम नहीं मिलेगा। खोला आपने कभी विकिपीडिया? उनको दिखाता हूँ मैं आपको अपने अपने सिस्टम में। ठीक है, देखो एक बार सर देखो। एसिडिटी होने के फूड के अलावा और क्या रीजंस है? एसिडिटी बताया तो, हाइड्रोजन का मेल मिलाप ठीक नहीं चल रहा है। चलो ये देखो, योगा विकिपीडिया। ठीक है, ये मैंने सर्च किया, ये योगा आया ना, दिख रहा है आपको स्क्रीन में मेरा, है ना? अभी देखो ये योगा देख रहा हूँ। योगा के विषय में हिंदुइज्म ये सिद्धांत यहाँ दे रहा है उसका। बहुत सारी बातें कही इन लोगों ने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब बढ़िया। किताबों का नाम सब आपको बढ़िया मिलेगा, वैशेषिक, कठोपनिषद, भगवत गीता, XYZ। लेकिन जब आप यहाँ आते हैं ना, नोट्स के बाद वाले में, रेफरेंसेस में कहाँ से उठाया गया है इन सारी परिभाषाओं को, तो देखो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेस ने प्रकाशित किया है। लेनीज लार्डनर करमोडी, जॉन करमोडी ने प्रकाशित किया है। ठीक है। तिब्बतियन योगा ने, ठीक, श्रुत रत्नाकर कोई है अहमदाबाद के, उनका एक लिया है। मतलब 5 में 1 भारतीय है। ऐसे ही आप नीचे की तरफ आते जाओ तो यहाँ देखो, ये मेलिंसन, और उसके बाद फिर जैडिन बोस, वर्थिंगटन, विचर, लार्सन, जैकबसन, सैमुअल, मेलिंसन, बुर्ले, जॉन पावर, डेविड गॉटन, लैमेयसी। क्या है ये? एक भारतीय का नाम दिख रहा है, सारे के सारे महंत बने बैठे हैं सब, और किसी का रेफरेंस विकिपीडिया उठा ही नहीं रहा। इससे बुरी बात और क्या होगी कि तुम्हारा साइंस, तुम्हारा विज्ञान, और धीरे धीरे विदेशियों का कब्जा हो रहा है। उनके रिसर्च पेपर को विकिपीडिया को दिखाना पड़ रहा है। तुम्हारा रिसर्च पेपर कहाँ गया भाई? है, सोचने पे मजबूर है कि नहीं? और जाके अपने प्रोफेसरों से पूछो कि सर 1 साल में आपका कितना मार्क्स आपने एग्रीगेट किया है आफ्टर PhD, यानी आपको डिलीट अगर उपाधि दी जाएगी तो उसके लिए आपने कितना कितना मार्क्स प्राप्त किया 1 वर्ष में। एक असिस्टेंट प्रोफेसर को मार्क्स प्राप्त करने के लिए कम से कम 5 रिसर्च पेपर पब्लिश करना होता है, कम से कम 3 से 4 विश्वविद्यालयों में कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी होती है, 2 से 4 जगहों पे स्वयं जाना होता है, और 50 नियमावली है UGC की, कोई नहीं फॉलो कर पाता। और जो फॉलो करता है वो बेचारा राजनीति का शिकार हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप बनिए तो आप कोशिश कीजिए कि विकिपीडिया को ही रिमूव कीजिए। ठीक है, ये योगा में अपना नाम तो डालिए, और ये तब होगा जब वो प्रकाशित होगा, कहीं ना कहीं वो प्रकाशित होगा आपका लेख। ठीक है, यही सब तो कष्ट का कारण है। थोड़े दिनों बाद आपका नाम ही नहीं रहेगा, किसी का भी नाम नहीं रहेगा। जितने भी हैं अभी इस समय पढ़ा रहे हैं, सारे के सारे हैं बहुत बढ़िया टीचर, ओरेटर, एवरीवन हैव इनफ कैपेसिटी टू स्पीक फ्लुएंट एंड गुड अबाउट द आइडियोलॉजी ऑफ योगा। योग के विषय में सबके पास पूर्ण योग्यता है कि वो तथाकथित रूप से अच्छा बोले। बोलने का गुण बड़ा शानदार है, लेकिन करने का गुण नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैं यूनिवर्सिटी में नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैं भी पता नहीं जाके कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो बाहर से ही जितना हम लोग काम कर सकते हैं कर लें। मेरे बैच के सारे किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में लगे पड़े हैं सब, है ना, हर जगह। कुछ तो इसमें आप डीन वगैरह भी बन जाएंगे थोड़े दिनों में, 1 आधा साल 2 साल के अंदर, है ना। लेकिन अपना काम बाहर से। सर। दिव्या पांचाल जी, आदेशित कीजिए। हाँ सर। सर मैं बस वही जानना चाह रही थी कि माइग्रेन का हेडेक या एसिडिटी का जो सर के साइड में होता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो इसे क्या कंसिडर करें? एक नेक्सडोम डॉक्टर ने टैबलेट दिया है, पंचकर्म भी करवा चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड का ही है, मैं पंचकर्म थेरेपी ले चुकी हूँ, उनकी डाइट वगैरह सब किया है। शायद बिजनेस के लेवल से या स्ट्रेस से एसिडिटी हाइक होके ये कन्वर्ट होता है पेन में, या क्या बोल सकते हैं इसे? अब ये बिना मेडिसिन के इसे कैसे क्योर करें? कर लेंगे क्योर कर लेंगे। यहाँ सब आधे से ज्यादा डॉक्टर ही बैठे बैठे हैं सब। कल हम लोग इस विषय पर चर्चा किया जाए, क्योंकि आज है हो गई है 9:30, और मेरी एक कक्षा रहती है 9 ही बजे से। बेचारे इंतजार करते हैं बच्चे, अच्छी बात सर है। कल क्लास है? कल क्या दिन है? सैटरडे। सैटरडे।
ऑफ रखते हो ना? सैटरडे ऑफ ही रखिए, संडे को टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, एक दिन मुझे भी पढ़ने दो कुछ थोड़ा बहुत। देखो मेरे अगल बगल में कितनी किताबें हैं, बाप रे। आस पास में देख रहा हूँ कि कितनी किताबें रखी पड़ी हैं। ये सब खत्म करना होता है एक एक 2 3 संडे के अंदर। अभी 16 किताबें लाया हूँ मैं, नहीं अभी देखते देखते मैं फिर फरवरी आ जाएगी, वापस पुस्तक मेला लगेगा और फिर 200 किताबें, है ना। पुस्तक मेला लगता है दिल्ली में, बहुत बढ़िया प्रयास। ठीक है, चलिए शांति पाठ करते हैं, आज की कक्षा का यही समापन करते हैं। आप लोग जुड़े रहे बड़े देरी तक, इसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। हम भी कुछ सीखते हैं आपसे, आप भी कुछ सीखते हैं मेरे से, और हम दोनों एक दूसरे से सीख सीख के योग के लिए कम से कम चर्चा तो कर ही रहे हैं कि योग का भला हो रहा है कि बुरा, है ना। इतना तो बात करने के लिए बैठ ही जा रहा है। आइए आंखें बंद करते हैं, बहुत कोमलता के साथ ईश्वरीय सत्ता को याद करते हैं, क्योंकि उनके बिना इस समय कुछ भी हो पाए ये संभव नहीं है। और हम लोग पूर्ण रूप से ईश्वरवाद के तरफ जाते हैं। जब हम अनिश्वरवाद को भी स्वीकार करते हैं तो उस समय भी हम ईश्वर की सत्ता को स्वीकारते हैं। बेशक हम ना स्वीकारें, लेकिन ये स्वीकारते हैं कि ईश्वरीय सत्ता उपलब्ध है। अतः अनिश्वरवाद नाम का कोई विषय ही नहीं है, नास्तिकवाद नाम का कोई सब्जेक्ट उपस्थित ना हो। और आस्तिकवाद इस सिद्धांत का उन्नयन करते हुए हम लोग शांति पाठ समस्त विश्व के कल्याण हेतु ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यत् भद्रं तन्यासो ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। मेरे गले की खराबी के कारण मुझे 1 2 बार यदि खांसी आई हो, और उससे आपको जो लोग ईयरफोन लगा के सुन रहे हो यदि उन्हें परेशानी हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि अपने गले को जल्दी जल्दी ठीक कर लूँ, कि फिर आगे लेक्चर्स लेना है। थैंक यू सो मच। क्योंकि जब एकाएक खांसी निकलती है ना तो जोर से फिर हेडफोन में बहुत जोर की आती है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। कल आप सभी से मुलाकात होगी, परसों मुलाकात होगी। मॉक टेस्ट में उपस्थित जरूर रहिएगा। ठीक है, थैंक यू।